नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 27 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम्स है सीआरपीएफ एएसआई का, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। दोस्तों किसका किसका एग्ज़ाम है 27 तारीख को और कौन कौन सी शिफ्ट में है, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों 27 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल शिफ्ट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं दोस्तों, जो कि मोस्टली चांस है कि यहाँ से जो कि क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी रिपीट होंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स है वह इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों। यहाँ से 100% रियल क्वेश्चंस जो कि आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए। ठीक है, बाकी किसी भी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए डायरेक्टली आप हमें 8181819473 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बात करते हैं दोस्तों, तो स्थलीय भूमध्य रेखा के लगभग जो कि 23 डिग्री 27 नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह जो कि 17 देशों में से जो कि ताइवान सहित जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत से होकर जाने वाले एकमात्र अक्षांश मार्ग है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें भारतीय राज्य होकर गुजरती है। वह इस प्रकार है दोस्तों, इनको याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। बात करते हैं दोस्तों, तो माही नदी जो कि भारत की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये जो कि 2 बार काटती है, इसको याद रख लीजिएगा। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी कर्क रेखा के काफ़ी करीब स्थित है। 17 देश और 3 महाद्वीपों, 6 जल निकायों के माध्यम से कर्क रेखा गुजरती है, तो इनको याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया यहाँ पे दोस्तों, अब बन सकता है आपके एग्जाम्स में कि शेरशाह सूरी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में किस वंश की स्थापना की थी। तो सूरी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है कि श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली ने किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने, और महिला जयवर्धने का भी रिकॉर्ड तोड़ा था। तो चलिए सभी देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय ज़मीन पर सबसे अधिक 21 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, विराट कोहली। एक टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने के रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का था, उसको भी इन्होंने अपने नाम कर लिया है। विराट कोहली ने कुल 10 शतक लगाए हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर 9 शतक लगाए थे। विराट कोहली सबसे ज़्यादा वनडे में रन बनाने वाले महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर पहुंच गए, यानी उन्होंने महिला जयवर्धने का भी स्थान जो कि पीछे कर दिया। चलिए अब देख लेते हैं। पहले नंबर पे जो कि सचिन तेंदुलकर हैं, 18,426 रन बनाए हैं। कुमार संगकारा दूसरे नंबर पे हैं, 14,234 रन बनाए हैं। रिकी पोंटिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, पूर्व कैप्टन भी हैं, तो 13,704 रन इन्होंने बनाए थे। सनत जयसूर्या जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 13,430 रन बनाए हैं। वहीं 5वें नंबर पे अब विराट कोहली हो गए हैं, जिन्होंने 12,754 रन अब तक बनाए हैं। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे बन सकता है दोस्तों कि 2023 में भारत ने वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन से किस टीम को हराया था। तो श्रीलंका को भारतीय क्रिकेट टीम ने 317 रन से हराकर वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक अंतर से हराया है। ठीक है, चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाट जट्टी नृत्य किस राज्य का है। तो ये बिहार का है। बात करते हैं दोस्तों, तो जाट जट्टी उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, खासकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में। यह पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी द्वारा किया जाता है। जाट जट्टी महिलाओं का नृत्य है और मानसून के दौरान चांदनी रात में किया जाता है। बड़ी हुई लड़कियां और युवा गृहिणी आंगन में इकट्ठा होती हैं और ढोल के साथ आधी रात से सूर्योदय तक नृत्य करती हैं। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, तो आजीविका कमाने के लिए मनुष्य दूर दूर के स्थानों पर जाता है। जाट जटिन अपने पति के साथ उसी प्रवासी पति का लोक नृत्य है। ठीक है,
यहाँ पे दोस्तों बाकी और भी रीजनल देख लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बिहार में कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जैसे कि झिझिया नृत्य, कजरी नृत्य, सोहर, खिलौना नृत्य, होली नृत्य, झुमरी नृत्य और लौंडा नृत्य। ये सभी क्या है जो कि बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसको देख लेते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। संपत्ति के अधिकार यानी अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। 44वें संविधान जो कि संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे संविधान के भाग जो कि 12 में अधिनियम 300 ए के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मौलिक अधिकार जो कि है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो कि 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इनमें से कौन सा पादप कोशिका से संबंधित नहीं है, तो लाइसोसोम आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन संगीत से संबंधित नहीं है, ध्रुपद और ठुमरी जो कि 2 संगीत से संबंधित हैं, ठीक है। किसानों को हाल ही में कितने ड्रोन ऋण पर दिए गए हैं, तो 50% सब्सिडी के ऋण पर दिया गया है। भारत में सबसे अधिक रेप किस राज्य में होता है, तो राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे उत्तर, चौथे पे महाराष्ट्र और 5वें नंबर पे असम हो जाएगा। इनमें से कौन सा ड्रोन से संबंधित योजना है, तो इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, तो उनको याद रख लीजिएगा। अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है, पर्वत की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है ये पूछा गया था। सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई पूछा गया था, तो 1722 मीटर या फिर 1723 मीटर भी देता है कहीं कहीं पे। बात करते हैं अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो कि गुरु शिखर है, माउंट अबू में 5653 फुट यानी 1723 मीटर ऊंची है। यहीं पर शेर चोटी जो कि 1597 मीटर यानी अचल चोटी जो कि 1380 मीटर, देलवाड़ा चोटी जो कि 1442 मीटर एवं आबू चोटी 1295 मीटर है। इसकी चोटियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अंधकार, अंधेरा, जुल्मत इत्यादि हो जाएगा। उत्तरार्ध का विलोम शब्द पूछेगा तो पूर्वार्ध हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत के आर्मी जवान बॉर्डर पर क्या करते हैं, तो बॉर्डर पे जो कि वो रक्षा करते हैं, ऐसे करके भी ऑप्शंस आए थे दोस्तों। टिहरी बांध किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। टिहरी बांध जो कि टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो कि उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी, प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी, तथा दूसरी जो कि भिलांगना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो ये बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य हुआ था। बात करते हैं तो पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में बाबर और राजपूतों के बीच में हुआ था। 1529 में मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी, तो ये पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार में हुआ था। 1872 में शेर अली द्वारा लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। शेर अली को अंडमान द्वीप समूह में दंडात्मक निपटान में आजीवन कारावास दिया गया था, जब उसने लॉर्ड मेयो की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। बात करते हैं तो लॉर्ड मेयो जो कि 1869 से 1872 तक भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए काठियावाड़
वाड़ में जो कि राजकोट महाविद्यालय और अजमेर में मेयो महाविद्यालय खोलना इसका था काम। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना भी किया था। कृषि और वाणिज्य विज्ञान विभाग की स्थापना किया था। राज्य रेलवे का परिचय भी दिया था। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे है कि दिनेश लाड को 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई खेलों से जुड़े खिलाड़ियों और कोचों को अवार्ड दिया। उन्होंने रेसिंग कोच राज सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया। राज सिंह के साथ साथ बॉक्सिंग कोच मोहम्मद अली कमर, पैरा शूटिंग कोच जो कि सुमा सिद्धार्थ सिरू, रेसिंग कोच सुजीत मान को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया था। ठीक है, मानव रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। मिमी जो कि Hg होता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? 382 प्रति वर्ग किमी था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की संख्या का जो कि जनसंख्या का घनत्व 382 था। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1006 व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में जो कि जनसंख्या घनत्व 1028 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी है। उत्तर प्रदेश का 829 प्रति जो कि व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। केरल का जो कि 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। वहीं बात करते हैं दोस्तों जनगणना 2011 भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, पहली जनगणना 1872 में हुई थी। अगली जनगणना वर्ष 2021 में होने वाली थी, लेकिन दोस्तों वो कोरोना के कारण अभी नहीं हो पाई है। जनगणना हर 10 साल में होती है। यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कम से कम आबादी वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। उच्चतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। वही बात करते हैं उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। उच्चतम घनत्व वाला राज्य जो कि बिहार है। तो इन सभी चीज़ों को याद रख लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीट जीती है? तो 40 सीट। वहीं बीजेपी ने कुल 25 सीटें जीती है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के तहत हुई थी? तो जो कि हिल्टन यंग आयोग के तहत की गई थी। बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के बाद हुई थी। उसके बाद आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 से अपना परिचालन शुरू किया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में और 1 जनवरी 1949 से आरबीआई ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू किया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि नोट जारी और मुद्रा नीति निर्धारित करने वाली संस्था है। आरबीआई मात्रात्मक और गुणात्मक साधनों के माध्यम से बैंकों के क्रेडिट संचालन को नियंत्रित करती है। सभी अनुसूचित बैंकों की नकदी भंडार रखती है। लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करती है। अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है। ठीक है, बजट 2023 में भारत की जीडीपी दर कितनी थी? तो 6.1%। आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीवाई चंद्रचूड़ के पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उदय उमेश ललित थे। ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं वर्तमान में भारत के डीवाई चंद्रचूड़ हैं जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि धोलावीरा कितने नंबर का यूनेस्को स्थल में जोड़ा गया है? तो 40वां स्थल है। इस हड़प्पा कालीन शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2021 में चीन में संपन्न यूनेस्को की ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। मार्च 2022 तक कोई नई साइट नहीं खोजी गई है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 जो कि उपबंध 1 के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी जो कि आंचलिक भाषा, लिपि या फिर संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा।
ये प्रावधान जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत है। जनवरी 2023 में कोयले के जो कि निर्यात पर पाबंदी किसने लगाई थी, इसका ऑप्शन दोस्तों खोज लेना। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि कुत्सा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। निंदा, बुराई, गहरना, निंदा, दुर्पवाद, बदनामी आदि हो जाएगा। कुंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अतिक्षण, जो कि अंकुटित, कुंडित, गुठला, धारहीन, बुथरा, बोथरा इत्यादि हो जाएगा। नील का खेत, जो कि नील का खेत होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ज़रूर से कमेंट करिएगा। ठीक है, वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो शुभमन गिल बने हैं, जिन्होंने 208 रन की पारी खेली थी। और दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। ठीक है, सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड ईशान किशन के पास है, जिन्होंने 126 गेंदों पर 200 रन बनाए थे। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो वित्त आयोग जो है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 280, अनुच्छेद 280। बात करते हैं वित्त आयोग की स्थापना 1951 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के भाग जो कि 12 में पड़े अनुच्छेद 280 के संवैधानिक अनुच्छेद के तहत की गई थी। वर्तमान वित्त आयोग जो कि 15वां वित्त आयोग है, जिसका गठन श्री NK सिंह की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में किया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 288 कुछ मामलों में पानी या फिर बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट से संबंधित है। वही बात करते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 285 राज्य कराधान से संघ की संपत्ति की छूट से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 283 संचित निधि जो कि आकस्मिक निधि और लोक खातों में जमा धन की अभिरक्षा आदि से संबंधित है। तो इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अकबर का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था, तो 1556 में हुआ था। बात करते हैं हुमायूं के देश छोड़ने के बाद जो कि अकबर का जन्म अमरकोट यानी सिंध प्रांत पाकिस्तान में 1542 ईस्वी में हुआ था। 1556 में हुमायूं की अचानक मृत्यु जो कि देवपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर की कालनौर पंजाब में जो कि ताजपोशी हुई थी। बात करते हैं तो बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था, क्योंकि वह केवल 13 वर्ष का था जब वह सत्ता में था। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया और दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया था। सालाबाई की संधि के समय गवर्नर जनरल कौन था। सालाबाई की संधि के समय गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम को निपटाने के लिए लंबी वार्ता के जो कि बाद मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा 17 मई 1782 को सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर वारेन हेस्टिंग और जो कि महादाजी शिंदे के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। वही बात करते हैं दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध की, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक चला था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1782 से इतना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच भारत में लड़े गए 3 एंग्लो मराठा युद्ध में से पहला था। युद्ध सूरत की संधि से शुरू हुआ और सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। वही बात करते हैं दोस्तों दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1806 तक चला था, जिसको सिंधिया ने 1803 में सूरजी जो कि अंजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों को रोहतक, गंगा यमुना जो कि दोआब, गुड़गांव, दिल्ली, आगरा क्षेत्र, बरोच, गुजरात के कुछ जिलों, बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों और अहमदनगर जिले के क्षेत्र मिले थे। भोसले ने 1803 में देवगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार अंग्रेज़ों ने कटक यानी बालासोर और वर्धा नदी के पश्चिम क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों होलकरों ने 1805 में राजघाट की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार उन्होंने टोंक, बूंदी और रामपुरा को अंग्रेज़ों को सौंप दिया था।
तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 में हुआ। 1817 में शिंदे और अंग्रेज़ों के बीच ग्वालियर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, भले ही यह युद्ध में शामिल नहीं था। इस संधि के अनुसार शिंदे ने राजस्थान को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। राजपूताना के राजाओं द्वारा ब्रिटिश संप्रभुता स्वीकार करने के बाद 1947 तक रियासतें बनी रही। 1818 में ब्रिटिश और होलकर प्रमुख के बीच जो कि मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा दोस्तों, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। पाँचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा, तो ये मध्य प्रदेश में होगा। बात करते हैं दोस्तों पहला खेल, जो कि पहले इस खेल को इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र 228 पदक के साथ पहले तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि हरियाणा और दिल्ली ने दूसरा और तीसरा स्थान कब्जा किया। महाराष्ट्र ने 85 गोल्ड मेडल के साथ खेलो इंडिया 2019 की जनरल चैंपियनशिप हासिल की थी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों ने खेलो इंडिया में भाग लिया। जनवरी 2018 में दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो खेलो इंडिया जो कि खेलो इंडिया खेल का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण जो कि गुवाहाटी में 18 से 30 जनवरी तक 2020 में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया में 10,000 से अधिक एथलीटों और जो कि अधिकारियों की भागीदारी होगी। यह एक मेजबान राज्यों के रूप में IOA, SGFI और असम के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो इसका चौथा संस्करण जो कि हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया और पांचवा इसका संस्करण जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि गरीबी के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे नंबर पे, तो झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे बिहार, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे मध्य और पाँचवें पे मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अफ़गानिस्तान की कितनी सीमा भारत से लगती है, तो 106 किलोमीटर लगती है और ये सबसे कम लगती है। बात करते हैं भारत सरकार के मुताबिक ये 7 देश जो कि बांग्लादेश 4096.7 किमी की सीमा साझा करता है, जो कि सबसे अधिक है। चीन जो कि 3488 किमी की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 3323 किमी की। नेपाल 1751 किमी। म्यांमार जो कि 1643 किमी। भूटान जो कि 699 किमी और अफ़गानिस्तान जो कि 106 किमी साझा करता है। इल्तुतमिश ने जीतल का सिक्का किस धातु का चलाया था, तो तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। उसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका लगभग 150 ग्रेन तथा तांबे का जीतल चलवाया था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर जो कि टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभित किया था। ठीक है, क्रोमियम किस नंबर के वर्ग का समूह है, तो ये हो जाएगा पहला जो कि तत्व हो जाएगा। ठीक है, पहला तत्व हो जाएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई जो कि 5653 फीट है यानी 1722 मीटर है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो राजस्थान के माउंट आबू में पाओ जो कि इतना फीट अरावली पर्वत रेंज की सबसे ऊंची शिखर चोटी है। यह मध्य अरावली श्रेणी के दक्षिण पश्चिमी छोर के पास स्थित है। गुजरात राज्य के साथ सीमा करीब है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड मैंने चीज़ें बता दी दोस्तों। 5G ड्रोन का निर्माण करने वाली यूनिवर्सिटी यानी सुरेंद्र यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी की स्थापना 12 अगस्त 1956 में हुआ था। वीर सुरेंद्र साई जो कि संबलपुर ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके जीवन की जो कि समय रेखा 23 जनवरी 1809 से 28 फरवरी 1884 तक था। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया था। 28 फरवरी 1884 को जो कि असीरगढ़ जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शंस में संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा दोस्तों, जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। बात करते हैं तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों तो 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 जून सितंबर 1979 से लागू हुआ था। यह संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था। इस संशोधन ने जो कि 42वें संशोधन द्वारा प्रभावित कुछ परिवर्तनों को निरस्त कर दिया, कुछ को छोड़ दिया और परिवर्तनों के प्रावधान किए थे। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया और एक जो कि सामान्य कानून अधिकार के रूप में एक नए अधिनियम 300A में इसको रखा गया था। ठीक है, बात करते हैं तो 41वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था। इस संशोधन अधिनियम को औपचारिक रूप से संविधान अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम ने राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु जो कि 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को शामिल किया था। वही बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई और संसद द्वारा जो कि इस आशय का कोई भी कानून न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे पर रखा गया था। वही बात करते हैं दोस्तों तो इसने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत किया और उच्च न्यायालयों के लिए रीट अधिकार क्षेत्र को परिष्कृत किया था। ठीक है, 43वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1977 में हुआ था। इस अधिनियम ने जो कि 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा डाले गए कई अनुच्छेदों को हटा दिया। इसने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बहाल कर दिया, जिसे जो कि 42वें संशोधन अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया था। एक प्रश्न आया था कि इनमें से लावड़ी नृत्य किस से संबंधित है? तो लावड़ी नृत्य जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य है। बात करते हैं तो लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से एक ताल वाद्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है। लावड़ी अपने शक्तिशाली लय के लिए भी विख्यात है। लावड़ी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराष्ट्र और दक्षिण मध्य प्रदेश में यह 9 गज लंबी साड़ी पहनकर महिला कलाकारों द्वारा किया जाता है। वही बात करते हैं दोस्तों तो गाने तेज गति से बजाए जाते हैं। इसमें लावड़ी नृत्य की शुरुआत 18वीं और 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र से हुई थी। लावड़ी नर्तकियों को मराठा लॉर्ड्स और किंग्स द्वारा संरक्षण दिया गया था। लावड़ी नृत्य आमतौर पर महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाले धनगर या फिर चरवाहे द्वारा किया जाता था। वही बात करते हैं दोस्तों परंपरागत रूप से लोक नृत्य की यह शैली समाज, धर्म और राजनीतिक जैसे विभिन्न और विविध विषयों से संबंधित है। लावड़ी के गीत जो कि ज़्यादातर कामुक और संवाद, सामाजिक, राजनीतिक व्यंग्य में लिखे होते हैं। मूल रूप से इसका उपयोग थके हुए सैनिकों के मनोरंजन और मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आनंगपाल तोमर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 736 ईस्वी से 754 ईस्वी तक था। बात करते हैं तोमर राजवंश की, तो तोमर राजवंश उत्तर भारत के छोटे प्रारंभिक मध्ययुगीन शासक घरानों में से एक है। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो पौराणिक साक्ष्य हिमालय क्षेत्र में इसकी प्रारंभिक स्थिति बताते हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार यह जो कि राजवंश 36 राजपूत जनजातियों में से एक था। परिवार का इतिहास जो कि अनंगपाल के शासनकाल के बीच की अवधि तक फैला है, जिन्होंने 11वीं शताब्दी सी में दिल्ली शहर की स्थापना की और 1164 में चौहान यानी चाहमना साम्राज्य के भीतर दिल्ली को शामिल किया था। हालांकि बात करते हैं दोस्तों दिल्ली बाद में निर्णायक रूप से चौहान साम्राज्य का हिस्सा बन गया था, लेकिन जो कि सिक्कावाद और तुलनात्मक रूप से देर से साहित्यिक साक्ष्य जो कि इंगित करता है कि अनंगपाल और मदनपाल जैसे तोमर राजाओं ने सामंतों के रूप में शासन करना जारी रखा, जो कि संभवतः 1192 से 93 में मुसलमानों द्वारा दिल्ली की अंतिम विजय तक।
ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो अनंगपाल द्वितीय, जिसे अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता है, तोमर वंश के थे। अनंगपाल द्वितीय जो कि ढिलिक्कापुरी के संस्थापक थे, जो कि अनंतर दिल्ली बन गया है। कुतुब मीनार से सटी जो कि मस्जिद, जो कि कुआतुल इस्लाम के लोहे के स्तंभ पर दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य खुदे हुए हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि परमार राजवंश, जो कि परमार राजवंश एक भारतीय राजवंश था जिसने 9वीं और 14वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी मध्य भारत में मालवा और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था। मध्य युगीन वैदिक साहित्य उन्हें जो कि अग्निवंशी राजपूत राजवंशों में वर्गीकृत करता है। वहीं बात करते हैं तो राजवंश की स्थापना 9वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। 10वीं शताब्दी के शासन जो कि सियाका द्वारा जारी किए सबसे पुराने परमार शिलालेख यानी गुजरात में पाए गए हैं और सुझाव देते हैं कि यह जो कि मान्य खेता के राष्ट्रकूटों का एक जो कि जागीरदार था। वही बात करते हैं दोस्तों तो 972 ईस्वी के आसपास सियाका ने राष्ट्रकूट की राजधानी जो कि मान्य खेता को बर्खास्त कर दिया और परमारों को एक संप्रभु शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उनके उत्तराधिकारी मुंजा के समय तक वर्तमान मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र मुख्य जो कि परमार क्षेत्र बन गया था, जिसकी राजधानी धारा अब धार थी। जो कि सोलंकी राजवंश की बात करते हैं दोस्तों तो सोलंकी भी राजपूतों के कुलों में से एक है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि वे बादामी चालुक्यों के वंशज हैं। सोलंकी की राजधानी जो कि अनहिलवाड़ा थी, जो कि अब सिद्धपुर पाटन है। सोलंकी सोमनाथ मंदिर के संरक्षक थे। राजवंश की स्थापना जो कि कुलराज नामक एक प्रमुख ने की थी, जिसने 942 से 996 ईस्वी तक शासन किया था। मूल राजकाल को गुजराती संस्कृति, भाषा और लिपि की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। ठीक है। वही बात करते हैं तो प्रदेशों को गुर्जर देश, गुर्जराष्ट्र और अब गुजरात के रूप में जाना जाता है। चौहान राजवंश की बात करते हैं तो चौहान वंश ने 11वीं शताब्दी में जो कि सांकबारी क्षेत्र पर शासन किया था। यह एक राजनीतिक रूप से मजबूत राजवंश था जो अपनी नीतियों के लिए जाना जाता था। महान राजपूत चौहान वंश के राजा थे जो अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए जाने जाते थे। वह मूल रूप से अग्निवंशी कबीले यानी अग्नि भगवान के वंशज के थे। पृथ्वी चौहान जो कि चौहान वंश के प्रसिद्ध शासक था, इसको याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि इनमें से किस वंश के शासक ने दिल्ली पर शासन किया था, तो सैयद वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मामलुक राजवंश, खिलजी राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश, अफगान लोदी राजवंश। इनका कार्यकाल भी है, जैसे कि मामलुक राजवंश का 1206 से 1290, खिलजी राजवंश 1290 से 1320, तुगलक राजवंश 1320 से 1414, सैयद राजवंश 1414 से 1451, अफगान लोदी राजवंश 1451 से 1526 तक। ठीक है। वही बात करते हैं यहाँ पे मामलुक राजवंश के जो कि 1206 से 90 तक था। इनके जो कि शासक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210, आराम शाह जो कि 1210 से 1211, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236, रुक उद्दीन फिरोज जो कि 1236, रजियात उद्दीन सुल्तान 1236 से 1240, मुइज उद्दीन बहराम जो कि 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद 1242 से 1246, नासिर उद्दीन महमूद 1246 से 1266। वहीं बात करते हैं दोस्तों गियासुद्दीन बलबन जो कि 1266 से 1286, मुइज उद्दीन जो कि कैकबाद जो कि 1286 से 1290, जो कयूमर जो कि 1290 में था। वही बात करते हैं खिलजी राजवंश जो कि 1290 से 1320 था। तो जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो कि 1290 से 1296 तक, अल उद्दीन खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी जिसको बोलते हैं 1296 से 1316, कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक शाह जो कि 1316 से 1320 तक। वही बात करते हैं तुगलक राजवंश तो गितात अल दिन तुगलक जो कि 1321 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय जो कि 1388 से 1389, अबू बकर शाह जो कि 1389 से 1390। वही बात करते हैं नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय जो कि 1390 से 1393, अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम 1393, महमूद नासिर उद्दीन 1393 से 1394, नुसरत शाह जो कि 1394 से 1399, नसीरुद्दीन महमूद शाह 1399 से 1413 तक। सैयद राजवंश की जो कि खर्ज खान जो कि 1414 से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1445, आलम शाह 1445 से 1451। बात करते हैं अफगान लोदी वंश का तो जो कि बहलोल लोदी 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोदी जो कि इसका अंतिम शासक था 1517 से 1526 में। बात करते हैं दोस्तों इसके बाद जो कि बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या करके मुगल वंश की नींव डाली थी। इनमें से कौन भारत का भौतिक अवस्था में नहीं है तो उत्तरी पठार जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी पठार, दक्षिणी पठार, हिमालय पर्वत और उत्तरी भारत का मैदान, ये ऑप्शंस थे। बात करते हैं भारत का भौतिक रूप होता है पहला हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुभूमि और समुद्री तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इसमें देखिए दोस्तों एक जो है उत्तरी पठार इसमें शामिल नहीं है तो उत्तरी पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमजद अली खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है तो सरोज वादक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो इसका राइट आंसर केरल होगा। ठीक है, भारत में कौन सा मानसून है, ठीक है भारत में कौन सा मानसून है तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। बात करते हैं तो भारत के संबंध में यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय और मुख्यतः दो प्रकार की हवाओं से प्रभावित होती है, उत्तर जो कि उत्तरी पूर्वी मानसून व दक्षिण में पश्चिमी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून को जो कि प्रायश्चित मानसून कहा जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ाया गया तो 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया था। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि 1 फरवरी 2023 से 1 साल के लिए इसको बढ़ाया गया है। नया 9 दिन पुराना और यहाँ पे डैश डैश था दिन मुहर्रा का अर्थ क्या होगा तो 100 दिन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शंस में था और इसका अर्थ होगा कि नए से पुराना अच्छा होता है। ठीक है, आकाश के तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा असंभव काम करना, जो कि विभीषिका का शुद्ध वर्तनी पूछा था तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शायरी का समानार्थी शब्द क्या होगा तो काव्य, कविता, पद्य, छंद आदि हो जाएगा। भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि किस वर्ष हुआ था 31 जुलाई 1950 को हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि आपके 27 तारीख को जिनका भी एग्जाम्स है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।